आइए स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज़ अबाउट पेट्रोकेमिकल्स। तो स्टूडेंट, पेट्रोकेमिकल्स में आपको जो बात जाननी है सबसे पहले वो ये जानना है कि ये ग्रीक वर्ड है, और ग्रीक वर्ड में पेट्रो का मतलब है रॉक्स और ओलियम का मतलब होता है ऑयल, तो इसलिए हम इसको रॉक ऑयल भी बुलाते हैं। और स्टूडेंट याद रखें कि केमिकल प्रोडक्ट जो कि पेट्रोलियम से डिराइव होंगे, मतलब पेट्रोकेमिकल में कुछ केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि पेट्रोलियम से डिराइव्ड होते हैं, पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल भी हम कहते हैं। तो इस चीज़ की हम आगे पढ़ेंगे भी कि ये प्रोडक्ट कैसे डिराइव होते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट फ्रॉम पेट्रोलियम। तो स्टूडेंट, अगर हम क्लासेस ऑफ पेट्रोकेमिकल या टाइप्स ऑफ पेट्रोकेमिकल्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले आते हैं ऑलिफिन्स, फिर आते हैं एरोमेटिक्स, और फिर आती है सिंथेसिस गैस। आइए इन तीनों को बारी बारी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ पेट्रोकेमिकल में जैसे मैंने बताया ऑलिफिन्स, एरोमेटिक्स, सिंथेसिस गैस, तो ऑलिफिन्स को डिस्कस करते हैं। ऑलिफिन्स में याद रखें स्टूडेंट, इथाइलिन आ जाता है जिसको हम इथीन भी बुलाते हैं, और आप जानते हैं ये गैस है, इथीन गैस। प्रोपाइलिन प्रोपीन गैस है। ब्यूटाडाइइन जो है, ये केमिकल्स हैं डिफरेंट जो डिफरेंट जगहों पे यूज़ होते हैं, डिफरेंट गैसेस यूज़ होती हैं। जैसे इथाइलिन आपको पता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए काम आती है, ये हम पहले कहीं पर पढ़ चुके हैं प्रीवियस ग्रेड्स में। उसके अलावा स्टूडेंट इथाइलिन और ब्यूटाडाइइन उन्होंने बता भी दिया कि एज ए केमिकल यूज़ होते हैं और प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें आपके पास है इथाइलिन, तो इससे पॉलीइथाइलिन बनाया जा सकता है जो कि पॉलीमर है। फिर ब्यूटाडाइन स्पेशली वो आपको सिंथेटिक रबर बनाने में काम आता है। तो ये सारे ऑलिफिन्स हैं। ऑलिफिन्स को स्टूडेंट हम अल्कीन्स भी बुलाते हैं, तो ये सारे अल्कीन्स हैं, यानी इनमें एक डबल बॉन्ड होगा। उसके बाद हम एरोमेटिक्स की बात करते हैं। तो एरोमेटिक्स आप जानते हैं कि बेंजीन रिलेटेड कंपाउंड होते हैं, तो इसमें बेंजीन आ जाएगा, टॉलुइन आ जाएगा, ज़ाइलिन आ जाएगा, हर एक का डिफरेंट यूज़ है। ये एज ए सॉल्वेंट ज़्यादातर यूज़ होते हैं। तो एरोमेटिक्स जो है वो कैटालिटिक रिफॉर्मिंग से प्रोड्यूस होते हैं, ये भी आप अच्छे तरीके से जानते हैं। फिर फाइनली हम बात करते हैं सिंथेसिस गैस की। इसको स्टूडेंट हम वाटर गैस भी कहते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में सिन गैस भी इसको बुलाया जाता है। ये होती है मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। इसके अलावा स्टूडेंट आपको ये पता हो कि जब हमारे पास सिन गैस हो तो उससे हम अमोनिया बना सकते हैं, उससे हम मेथनॉल बना सकते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें और भी बनाने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे जस्ट आपके लिए इतना ही काफ़ी है कि इससे अमोनिया और मेथनॉल बनते हैं। फिर हम बात करते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम की। तो उसमें रिफाइनिंग का मतलब ये होता है कि सेपरेशन होती है। क्रूड ऑयल में जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट जो प्रोडक्ट छुपे हुए हैं, तो उनकी जो फ्रैक्शन की है जो है सेपरेशन होती है, और उनको वेरियस यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाएगा। यानी क्रूड ऑयल के अंदर पेट्रोल भी है, डीजल भी है, लाइट फ्यूल ऑयल है, हैवी फ्यूल ऑयल है। तो इन सारे फ्रैक्शन को एक्चुअली क्या किया जाएगा, सेपरेट किया जाएगा फ्रॉम क्रूड ऑयल, और ये जो प्रोसेस है इसी को हम कहते हैं रिफाइनिंग। अब चलते हैं स्टूडेंट, जो रिफाइनिंग होती है वो एक्चुअली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में होती है, यानी डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर रिफाइनिंग हो रही होती है। तो स्टूडेंट एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मिसिबल लिक्विड्स, यानी जो आपके जो कंपोनेंट्स है वो आपस में मिक्स हुए हुए हैं, उनको सेपरेट किया जाएगा। किसकी बेस पे, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस। ये याद रखें कि यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस जो है वो उसका प्रिंसिपल है, ये आगे चल के आएगा भी। तो बॉइलिंग पॉइंट और इवेपोरेशन की बेस पे और कंडेंसेशन की बेस पे इसको सेपरेट किया जाएगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यानी होगा स्टूडेंट क्या कि क्रूड ऑयल को हम डिस्टिलेशन कॉलम में ले जाएंगे, वहाँ पे क्योंकि हीट करके उसमें ले जाएंगे तो वहाँ पे इवेपोरेशन होगी और फिर कंडेंसेशन भी होगी। इसकी डिटेल आगे चल के आएगी। बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे, क्योंकि डिफरेंट कंपोनेंट्स के डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट है, तो उनकी इवेपोरेशन भी डिफरेंट टेम्परेचर पे होगी, कंडेंसेशन भी डिफरेंट टेम्परेचर पे होगी। तो इस बेस पे कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाएगा, इसलिए हम इसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। होपफुली आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है। फिर स्टूडेंट हम इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं, जो अभी मैं आपको बता रहा हूं। तो प्रिंसिपल इसका कि बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस जो है वो इसका बेसिक प्रिंसिपल है, जिसकी बेस पे सब्सटेंस को सेपरेट किया जाएगा। उसमें क्या होता है कि जिस कंपोनेंट का लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी वो ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, वो सबसे पहले सेपरेट आउट होंगे, और जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, यानी जो हाई वोलेटाइल होते हैं, वो उसके बाद सेपरेट होंगे। आइए चलते हैं इसकी प्रोसेस के डिटेल की तरफ, तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल जो है वो किस में की जाती है, वो फ्रैक्शनेटिंग टावर में की जाती है। और ऐसा प्रोसेस जिसमें फ्रैक्शनेटिंग टावर में जो की जाए उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। उस प्रोसेस का नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब स्टूडेंट उसमें क्या होता है, सबसे पहले क्रूड ऑयल को आप हीट करेंगे फर्नेस में, तकरीबन आपका टेम्परेचर होगा 400 डिग्री सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर आपने याद रखना है, और हाई प्रेशर पे हम इसको क्या करते हैं, हीट किया जाएगा। जब उसको आप हीट कर लेंगे इतने हाई टेम्परेचर पे, तब आप उसको ले जाएंगे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर, और फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में वेपर्स को पास किया जाएगा। वेपर्स यानी इवेपोरेट होंगे, जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, हाईली वोलेटाइल होंगे, सबसे पहले इवेपोरेट होंगे। हॉट वेपर्स ऊपर की तरफ जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता वो कूल होते जाएंगे, कंडेंस जहाँ पे वो कूल होते जाएंगे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा वहाँ पे वो कंडेंस होते जाएंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि कंडेंसेशन कैसी होगी।
तो याद रखें यहाँ पे वो चीज़ें नॉर्मली बताई नहीं गई हैं, उसको मैं आपको समझा देता हूँ कि टॉप में फ्रैक्शनेटिंग टॉवर के टॉप से एक रिफ्लक्स आता है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, कंडेंस होकर आ रहा होता है। तो उससे जो नीचे से वेपर आते हैं वो उस रिफ्लक्स लिक्विड से आके टकराते हैं। जब टकराएंगे तो अपनी हीट वो लूज करते हैं, वहां पे जाके वो कंडेंस हो जाते हैं और वहां पे फिर इस तरीके से सेपरेट हो जाते हैं डिफरेंट कंपोनेंट में। मैं इसको डायग्राम से भी आपको समझाता हूँ। फिर स्टूडेंट आपने याद रखना है कि जो वेपर्स है जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, लेट्स सपोज 350 से 400 डिग्री सेल्सियस है, वो सबसे पहले लोअर पार्ट ऑफ द टावर में कंडेंस हो जाएंगे और सेपरेट हो जाएंगे, और वेपर जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो टॉप पर जाएंगे और वो बाद में लाइक उसमें टॉप पर जाएंगे, टॉप पे कंडेंस होंगे। तो इस तरीके से डिफरेंट फ्रैक्शन में उसको कन्वर्ट किया जाएगा, सेपरेट किया जाएगा, और हर फ्रैक्शन का अपना एक बॉइलिंग पॉइंट रेंज होगी जिसकी बेस पे हम उसको सेपरेट करते हैं। तो आइए स्टूडेंट इसको हम एक डायग्राम से देख लेते हैं जिसमें मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शनेटिंग टॉवर यूज होता है। तो आइए स्टूडेंट इसका प्रोसेस देख लेते हैं, जिसमें देखें सबसे पहले क्रूड ऑयल को हम जमीन से एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी जमीन के अंदर होता है क्रूड ऑयल जिसको हम खाम तेल भी बुलाते हैं, और वहाँ से जब वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा तो सबसे पहले हम उसको ले जाएंगे फर्नेस में। फर्नेस में वो 400 तक डिग्री सेल्सियस तक हीट होगा। उसके बाद देखें उसको लेके जा रहे हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है वो देखें सबसे लेस देन 350 ग्रेटर देन 350, तो वो यहाँ पे सेपरेट हो रहे हैं जिसको हम बिचुमन कहते हैं। तो बिचुमन का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे आता है तो इसलिए सेपरेट हो जाता है, और वेपर टॉप की तरफ जाएंगे और टॉप से एक रिफ्लेक्स वापस इसके अंदर ऐसे करके आ रहा होता है। यहाँ पे शो नहीं हुआ, मैंने जिस तरह आपको बताया कि यहाँ पे एक कंडेंसर लगा होता है, जो टॉप से पेट्रोलियम गैस निकलती है वो कंडेंस होकर वापस इसके अंदर एज ए रिफ्लेक्स फॉर्म में आती हैं। तो नीचे से जो वेपर आ रहे होंगे वो वहाँ पे उस रिफ्लेक्स से टकराएंगे और कंडेंस होते जाएंगे, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट आता जाएगा वहाँ कंडेंस होता जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें गैसोलीन का बॉइलिंग पॉइंट आ गया, यहाँ पे नेफ्था का बॉइलिंग पॉइंट आ गया, फिर पैराफिन अल्केन होते हैं, डीजल का बॉइलिंग पॉइंट आ गया, फ्यूल ऑयल का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे। ये डिफरेंट पाइपलाइंस हैं, इन पाइपलाइन में ये मूव होके, तो आप देखें कि एक रिफाइनिंग की जो इंडस्ट्री है वो कितने सारे प्रोडक्ट एक टाइम पे निकाल रही होती है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। सो होपफुली स्टूडेंट पेट्रोकेमिकल का और पेट्रोलियम का जो भी प्रोसेस है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू।